हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे सीआईबी के बीएफएम का मॉड्यूल ए का यूनिट 4 जो कि है डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट जो है एक तरह का डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है जो कि किसी भी ट्रेड में अक्रॉस द ग्लोब पेमेंट सेटलमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें नॉर्मली बायर और सेलर होते हैं जो कि किसी दो डिफरेंट कंट्री या कॉन्टिनेंट में रहते हैं जो कि एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है उनके बीच में एक कन्वीनियंट इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं वो, जिसमें कि सेलर को जो है वो एश्योरेंस मिलता है कि वो जो गुड्स जो है वो सेल कर रहा है उसका पेमेंट जो है वो बायर से उसको मिल जाएगा और वहाँ पे उसको क्या प्रेजेंट करना होगा, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करना होगा। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को हम लोग जो है लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है आईसीसी, उसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1919 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है। तो ये जो आईसीसी है वो एक यूनिफॉर्म रूल और प्रोसीड्योर इशू करती है इस तरीके के लेटर ऑफ क्रेडिट को हैंडल करने के लिए, जिसको कि हम लोग यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट यानी कि यूसीपीडीसी कहते हैं। अभी जो करंट अपडेट है यूसीपीडीसी का उसको हम लोग यूपीसी 600 कहते हैं और ये 1/7/2007 से इफेक्टिव है। तो डेफिनेशन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? डेफिनेशन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट है फ्रेंड्स कि ये एक साइंड या ऑथेंटिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बायर का बैंक जो है वो इशू करता है, जिसमें वो इम्बॉडिंग और अंडरटेक करता है पे करने के लिए सेलर को सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अपॉन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा कि जो शिपमेंट ऑफ गुड्स जो है वो उस डॉक्यूमेंट से आप एविडेंस कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं एज स्पेसिफाइड एंड कंप्लायंस ऑफ अदर टर्म्स एंड कंडीशन। और एलसी में जो भी स्पेसिफाइड कंप्लायंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, अगर वो सभी चीज़ों को जो एक्सपोर्टर जो है वो अगर कंप्लाई करता है तो उसको वो लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू वो उसको पेमेंट करते हैं। एन एलसी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एन अंडरटेकिंग इशूड बाय द बैंक। एक अंडरटेकिंग होता है, एक बैंक के द्वारा इशू किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ द इम्पोर्टर और द बायर, जो कि इम्पोर्टर और बायर के बिहाफ में होता है, इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर और द सेलर, जो कि एक्सपोर्टर और सेलर के फेवर में होता है। दैट इफ द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट शोइंग दैट अ शिपमेंट हैज टेकन प्लेस, वहाँ पे किसी स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि शो करते हैं कि शिपमेंट जो है वो गुड्स का कर दिया गया है और सर्विस जो है वो उसकी सप्लाई कर दी गई है, आर प्रेजेंटेड टू द इशूइंग बैंक और इट्स नॉमिनेटेड बैंक। और वो डॉक्यूमेंट किसको प्रेजेंट किया जाता है? इशूइंग बैंक को या नॉमिनेटेड बैंक को प्रेजेंट किया जाता है। विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम जो है एक्सपोर्टर जो है उसको प्रेजेंट करता है और इस तरीके से एक्सपोर्टर या सेलर जो है उसको स्पेसिफाइड अमाउंट जो है वो पे की जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी एलसी में कितने पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला हो गया बायर या इंपोर्टर या एप्लीकेंट जिसके बिहाफ में एलसी ओपन की गई है। दूसरा हो गया सेलर और एक्सपोर्टर जो कि एलसी का बेनिफिशियरी होता है। तीसरा हो गया ओपनिंग बैंक या इशूइंग बैंक जो कि एलसी स्टैब्लिश करेगा। चौथा हो गया एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक जो है वो नॉर्मली सेलर के कंट्री में होता है और ओपनिंग बैंक को हम लोग बायर बैंक भी बोलते हैं। तो एडवाइजिंग बैंक जो है सेलर के कंट्री में होगा जो कि एक एजेंट की तरह एक्ट करेगा इशूइंग बैंक के और वो एलसी को ऑथेंटिकेट करेगा। नेक्स्ट है कन्फर्मिंग बैंक। कन्फर्मिंग बैंक जो है वो अंडरटेक करेगा जो ताकि वो इशूइंग बैंक के बिहाफ में एक्सपोर्टर को पेमेंट कर सके। नेक्स्ट है निगोशिएटिंग बैंक। निगोशिएटिंग बैंक जो है ये सेलर का बैंक होगा या बैंक नॉमिनेटेड बाय द ओपनिंग बैंक। और नेक्स्ट है रिम्बर्सिंग बैंक। रिम्बर्सिंग बैंक क्या होगा? जो कि रिम्बर्स करेगा निगोशिएटिंग या कन्फर्मिंग बैंक को। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पॉइंट है कि एडवाइजिंग बैंक, कन्फर्मिंग बैंक और निगोशिएटिंग बैंक ये तीनों के तीनों जो है वो एक ही हो सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट को देखने से पहले हम लोग ऑपरेशंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट देखते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है। तो ये चार्ट में ये बताया गया है कि बायर और सेलर जो है एक सेल कॉन्ट्रैक्ट्स में इंटर करते हैं। ये हमारा एप्लीकेंट हो गया, ये बायर हो सकता है, इंपोर्टर हो सकता है और ये बेनिफिशियरी है सेलर या एक्सपोर्टर।
तो बायर या सेलर जो होता है वो एक सेल कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करेगा जिसमें कि एक स्पेसिफाइड गुड्स या स्पेसिफाइड रेट्स जो है वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट में दोनों पार्टी के एग्री से वहाँ पे मेंशन किया जाएगा। अब बायर जो है मान लीजिए वो किसी कंट्री ए में है, वो अपने बैंक को जो कि इशूइंग बैंक है उसको रिक्वेस्ट करता है कि वो एक एलसी ओपन करे इन फेवर ऑफ द सेलर जो कि कंट्री बी में है। अभी बायर का बैंक जो है वो इशूइंग बैंक भी हो सकता है, इसको हम लोग ओपनिंग बैंक भी कहेंगे क्योंकि ये एलसी ओपन करेगा। तो ये एलसी जो है वो इशू करेगा और ये कहाँ एलसी को सेंड करेगा, बेनिफिशियरी के कंट्री बी में इसको सेंड करेगा। तो बायर का जो बैंक है वो एलसी ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद एलसी को सेंड कर दिया बेनिफिशियरी के कंट्री बी में। अब यहाँ पे क्या है, एक एडवाइजिंग बैंक है। तो एडवाइजिंग बैंक का क्या काम होता है कंट्री बी में कि ये एलसी को एडवाइज करेगा, यानी कि उसमें जो भी सिग्नेचर है और जो भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं उस सबको वो ऑथेंटिकेट करता है। तो उसी को हम लोग एडवाइजिंग बैंक कहते हैं। अभी सेलर जो है, सेलर डिजायर फॉर द एलसी टू बी कन्फर्म्ड बाय सम बैंक इन हिज ओन कंट्री। अब अगर यहाँ पे सेलर अगर चाहता है, ये बेनिफिशियरी जो है, कि ये जो एलसी है उसको कोई अदर बैंक जो है वो कंफर्म करे, तो वहाँ पे वो एक अदर बैंक को चूज कर सकता है उसके चॉइस से, और उसके रिक्वेस्ट पे जो कंफर्मिंग बैंक है वो उस एलसी को कंफर्म करती है, तो उसको हम लोग कंफर्मिंग बैंक कहते हैं। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि जो सेलर है वो, ये बेनिफिशियरी सेलर जो है वो गुड्स को प्रिपेयर करता है और उसके बाद उसको शिप करता है जिस तरीके से एलसी में इंस्ट्रक्शन दी गई होती है। और शिप करने के बाद जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स है और अदर डॉक्यूमेंट्स है जो एलसी में प्रिस्क्राइब की गई हो वो वापस उस कंफर्मिंग बैंक को, यहाँ पे फ्रेंड्स कंफर्मिंग बैंक दिया नहीं है, यहाँ पे बीच में आप एक कंफर्मिंग बैंक मान लीजिए। कंफर्मिंग बैंक नॉर्मली क्या होता है, जो निगोशिएटिंग बैंक या कंफर्मिंग बैंक होती है वो सेम ही होती है, जैसा कि हमने पीछे भी देखा है कि एडवाइजिंग बैंक, निगोशिएटिंग बैंक और कंफर्मिंग बैंक एक भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। तो बेनिफिशियरी जो है गुड्स को शिप करने के बाद वो सारा डॉक्यूमेंट जो है वो अपने कंफर्मिंग बैंक को प्रेजेंट करता है। कंफर्मिंग बैंक क्या करेगी कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करेगी और अगर वो सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं एज पर एलसी टर्म्स एंड कंडीशन है तो वो डॉक्यूमेंट को निगोशिएट करने के बाद बेनिफिशियरी को पेमेंट जो है वो रिलीज कर देगी। तो उसको हम लोग निगोशिएटिंग बैंक भी कहते हैं क्योंकि वो एलसी को निगोशिएट कर रही है। एंड आफ्टर निगोशिएटिंग, जो निगोशिएटिंग बैंक है वो स्टेप इनटू द शूज ऑफ इशूइंग बैंक, वो इशूइंग बैंक के बिहाफ में काम करने लगती है और वो राइटफुल ओनर हो जाती है। जो भी डॉक्यूमेंट और क्लेम जो है एलसी के अंतर्गत जो रेज किए गए हैं और जो इशू किए गए हैं इशूइंग बैंक के द्वारा, वो उसका राइटफुल ओनर हो जाता है। उसके बाद निगोशिएटिंग बैंक जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स को वो ओपनिंग बैंक के पास भेजती है। यहाँ से डॉक्यूमेंट फिर ओपनिंग बैंक के पास जाएगा और जो क्लेम है वो उसको रिम्बर्सिंग बैंक या इशूइंग बैंक जो है वो उसको रिम्बर्स करेगा, तो उसको हम लोग रिम्बर्सिंग बैंक भी बोलेंगे। इशूइंग बैंक को हम लोग रिम्बर्सिंग बैंक भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद जो बैंक जो है वो रिम्बर्सिंग अमाउंट जो है वो निगोशिएटिंग बैंक को रिम्बर्स करेगी। तो रिम्बर्सिंग बैंक या तो इशूइंग बैंक हो सकती है या फिर कोई ऐसा बैंक हो सकता है जो कि इशूइंग बैंक के लिए नॉस्ट्रो या वॉस्ट्रो अकाउंट जो है वो होल्ड करता है, तो उसको हम लोग रिम्बर्सिंग बैंक कहेंगे। फिर इशूइंग बैंक जो है वो डॉक्यूमेंट रिसीट जब उसको रिसीव होगी तो उसके बाद वो क्या करेगी कि इशूइंग बैंक ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो एप्लीकेंट और हमारा ये जो बायर है या इंपोर्टर है उसको प्रेजेंट करेगी और उससे पेमेंट की डिमांड करेगी और ये सारी चीज़ें जो है वो ड्यू डेट के अंदर होनी चाहिए। तो जो बायर और इंपोर्टर है वो इशूइंग बैंक को फिर पेमेंट वो रिसीव कर लेगी। उसके बाद पेमेंट बाय द एप्लीकेंट या ओपनर टू द इशूइंग बैंक एंड रिलीज डॉक्यूमेंट टू द टाइटल ऑफ गुड्स as also other documents as called for under the LC, the LC transaction is complete। और जब ये सारा टाइटल ऑफ गुड्स जो है वो इंपोर्टर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो ये एक पूरे LC ट्रांजैक्शन का कंप्लीशन होगा। अभी नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट्स क्या है। टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट में दे रहा है, पहला है रिवोकेबल LC। रिवोकेबल LC क्या होता है? रिवोकेबल LC कैन बी अमेंडेड और कैंसिल एट एनी मोमेंट by the issuing bank
without the consent of any other party. These are very rarely issued and accepted. नेक्स्ट है irrevocable LC. irrevocable LC क्या होती है? It cannot be amended or cancelled without the consent of all parties concerned. Unconditional undertaking by the issuing bank to make payment on submission of documents conforming to the terms and condition of the LC. ये एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है जो कि इशूइंग बैंक लेती है कि वो जब भी उसको डॉक्यूमेंट जो है सबमिट किया जाएगा तो वो उसको पेमेंट करेगी. ऑल एलसीज इशूड अनलेस एंड अदरवाइज स्पेसिफाइड आर इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट. अगर किसी एलसी में कोई कंडीशन अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट जो है वो इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट डिफाइन होती है. नेक्स्ट है इरिवोकेबल कन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट. इरिवोकेबल कन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? कन्फर्म्ड बाय ए बैंक अदर देन द इशूइंग बैंक. अगर इशूइंग बैंक के अलावा कोई और बैंक जो है अपना कन्फर्मेशन ऐड करती है किसी एलसी में और ये बैंक जो है नॉर्मली एक्सपोर्टर के कंट्री में सिचुएटेड होती है तो और वो क्या करती है कि एक एडिशनल अंडरटेकिंग लेती है कि अगर उसको डॉक्यूमेंट रिसीट होता है तो वो एक्सपोर्टर को पेमेंट करेगी. तो इस तरीके की एलसी को हम लोग इरिवोकेबल कन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं. कन्फर्मिंग बैंक जो है वो एडवाइजिंग बैंक भी हो सकती है इस तरह के एलसी में. कन्फर्मिंग बैंक यहाँ पे क्या होती है? इन शॉर्ट कन्फर्मिंग बैंक स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द इशूइंग बैंक एंड परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ द इशूइंग बैंक. जैसा कि फ्रेंड्स मैंने ऑपरेशन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट में बताया था कि कन्फर्मिंग बैंक अगर अपना कन्फर्मेशन ऐड करती है और निगोशिएट करने के बाद अगर बायर को पेमेंट कर देती है डॉक्यूमेंट को निगोशिएट करने के बाद तो वो एक तरह से इशूइंग बैंक के शूज में इंटर कर जाती है और वो इशूइंग बैंक के सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है. नेक्स्ट है ट्रांसफरेबल एलसी. ट्रांसफरेबल एलसी क्या है कि ये एज अ फुल और इन पार्ट जो है किसी भी दूसरे पार्टी के अदर देन बेनिफिशियरी उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं बाय द एडवाइजिंग बैंक एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इशूइंग बैंक. अगर इशूइंग बैंक ने रिक्वेस्ट किया है एडवाइजिंग बैंक को तो वो फुल एलसी या पार्ट ऑफ दैट एलसी जो है वो किसी अदर पार्टी को ट्रांसफर कर सकती है. लेकिन इसमें एक क्लॉज है फ्रेंड्स कि ये सेकंड बेनिफिशियरी जो है ये इसको फर्दर किसी और थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता. ये सिर्फ एक बार ट्रांसफरेबल होती है. नेक्स्ट है रेड क्लॉज एलसी. रेड क्लॉज एलसी क्या है? रेड क्लॉज एलसी में जो है प्री शिपमेंट क्रेडिट जो है वो नॉमिनेटेड बैंक या एडवाइजिंग बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है. इसमें एक जो है क्लॉज होता है जो कि रेड लेटर में लिखा जाता है इसीलिए इसको रेड क्लॉज ऑफ एलसी कहते हैं और ये प्रायर टू शिपमेंट ऑफ गुड्स जो है ये प्रोवाइड की जाती है. नेक्स्ट है साइट एक्सेप्टेंस डेफर्ड पेमेंट और निगोशिएशन एलसी. तो नॉर्मली जो है ऊपर जितनी तरह के हम लोगों ने एलसी देखे फ्रेंड्स इसमें कुछ एलसी जो है साइट एलसी होते हैं, कुछ एक्सेप्टेंस एलसी होते हैं, डिफर्ड पेमेंट एलसी होते हैं और निगोशिएशन एलसी होते हैं. तो साइट एलसी के अंतर्गत क्या होता है कि जो पेमेंट है गेट द पेमेंट ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कन्फर्मिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एलसी एट द नॉमिनेटेड बैंक्स काउंटर. साइट एलसी में जो है पेमेंट जो है डॉक्यूमेंट के प्रेजेंटेशन के बाद ही सारे टर्म्स कंडीशन को फुलफिल करने के बाद जो है वो पेमेंट की जाती है. तो इस तरह के हम लोग एलसी को साइट एलसी कहते हैं. एक्सेप्टेंस क्रेडिट बोलते हैं जहाँ पे कि बिल ऑफ एक्सचेंज और ड्राफ्ट जो है वो उसमें एक यूजेंस पीरियड होता है. यूजेंस पीरियड क्या होता है फ्रेंड्स कि पेबल अपॉन एक्सेप्टेंस एट ए फ्यूचर डेट. किसी उसमें कोई एक फ्यूचर डेट मेंशन होता है कि उसके बाद जो है उसको पेमेंट करना है. तो ये पेमेंट अपॉन एक्सेप्टेंस होता है. सब्जेक्ट टू रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कन्फर्मिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट. और वहाँ पे क्या है कि डॉक्यूमेंट्स जो है रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंफर्म होता है सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो कि एलसी में लिखे होते हैं उसके बाद ही ये पेमेंट होता है. यूजेंस पीरियड जो है मे बी सर्टेन नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट्स और डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज के डेट या शिपमेंट डेट के बाद कुछ वहाँ पे दिन होते हैं सर्टेन नंबर ऑफ डेज मेंशन किए जाते हैं जिसको कि हम लोग यूजेंस पीरियड कहते हैं. नेक्स्ट है डिफर्ड पेमेंट क्रेडिट. डिफर्ड पेमेंट क्रेडिट जो है वो सिमिलर टू एक्सेप्टेंस क्रेडिट ही होता है. सिर्फ इसमें कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज या ड्राफ्ट का जो है वो नहीं होता है जो कि सर्टेन फ्यूचर डेट में पेबल होता है. लेकिन इस तरीके के लेटर ऑफ क्रेडिट में जो है ड्यू डेट मेंशन किया रहता है लेकिन इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो नहीं होता है जिससे बेनिफिशियरी का कॉस्ट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी और अदर लेवी जो है उसकी सेविंग होती है इसमें. नेक्स्ट है निगोशिएशन क्रेडिट. निगोशिएशन क्रेडिट क्या है? इसमें इशूइंग बैंक जो है वो अंडरटेकिंग लेती है कि वो जो है वो पेमेंट करेगी
विच हैज़ निगोशिएटेड द डॉक्यूमेंट, जिस बैंक ने डॉक्यूमेंट्स को निगोशिएट किया है इशूइंग बैंक उसको पेमेंट करेगी। तो इस तरीके के क्रेडिट को हम लोग निगोशिएशन क्रेडिट कहते हैं। नेक्स्ट है बैक टू बैक एलसी। बैक टू बैक एलसी है कि जब एक्सपोर्टर जो है वो अरेंज करता है इशू एन एलसी इन फेवर ऑफ लोकल सप्लायर। अगर उसका जो एक एलसी है वो उस एलसी के बिहाफ पे किसी लोकल सप्लायर को एलसी जो है वो इशू करने के लिए वो अरेंज करता है, तो इस तरीके के एलसी को हम लोग बैक टू बैक एलसी कहते हैं। टू प्रोक्योर गुड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपोर्ट एलसी रिसीव इन हिज फेवर, इट इज नोन एज बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट। जनरली बैक टू बैक एलसी इज फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स लोकली और फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर मीटिंग द एक्सपोर्ट एलसी कमिटमेंट्स। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा टाइप्स ऑफ एलसी जो है यहीं पे खत्म हो रहा है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।